वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाषा एकमात्र अनंत है। यह कविता कक्षा 10 की पुस्तक से ली गई है और इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी। भाषा एकमात्र अनंत है। इस कविता का अर्थ जानने से पहले हम इसके कवि का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 में हुआ था और इनका जन्म स्थान है दुर्ग सागर, छत्तीसगढ़। इनकी जो शिक्षा हुई वो सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया। एक बार और समझ लो बच्चों, ये इनका नाम है अशोक वाजपेयी। इनका जन्म स्थान है 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को दुर्ग सागर, छत्तीसगढ़। और इनकी जो शिक्षा हुई है वो सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। इनका जो संपादन है वो पहचान, समास, संवेद पत्रिका आदि हैं। और जिनकी भाषा शैली है, इनकी भाषा साहित्य खड़ी बोली है। शैली अतुकांत व छंद मुक्त है। प्रमुख रचनाएं हैं उम्मीद का दूसरा नाम, कोई नहीं, सुनता, चीटी, चीख, जबरजोत, पहला चुंबन, फिर घर, बच्चे एक दिन आदि। और हिंदी साहित्य में स्थान है इनका। ये हिंदी साहित्य में स्थान बच्चों वर्तमान समय की कटु सच्चाई को कविताओं का रूप देखने वाले आधुनिक कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है इनका। बच्चों, इनकी जो भाषा शैली में अभी आपने एक शब्द आया है अतुकांत व छंद मुक्त। बच्चों, अभी आपने कविताएं जब पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो सब में एक विशेषता होती है कि अंत में उसकी तुक मिलती है। लेकिन इनकी जो कविताएं हैं वो अतुकांत हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में तुक मिले। और इनकी जो कविताएं हैं वो छंद मुक्त हैं। जैसे कि एक कविता में रस, छंद, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि छंद में इतनी मात्राएं होती हैं, दो चौपाई में इतनी मात्राएं होती हैं, दोहे में इतनी होती हैं, सोठे में इतनी होती है। वो एक छंद युक्त होता है, मतलब छंद में वो बंधी हुई होती है। लेकिन इनकी जो कविताएं हैं वो छंद मुक्त हैं। बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। भाषा एकमात्र अनंत है। फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दलान में बैठा हुआ न रहेगा बच्चा, न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दलान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत। बच्चों, ये जो कविता है ये एक छोटी सी कविता आपको लग रही है, लेकिन जो इसमें समझाया गया है, जो जीवन का जो सार बताया गया है, जो भाषा की जो विशेषता बताई गई है वो बहुत ही मतलब विशेष है। आप इसको जानेंगे, कविता को अर्थ को जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही एक अच्छी कविता है। और इसमें किस प्रकार से भाषा को बताया गया है कि जो भाषा होती है, भाषा निरंतर रहती है, भाषा शाश्वत रहती है। इसमें बताया है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन भाषा का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। इस कविता के कुछ शब्द जान लेते हैं। वो जो झरता, झरता शब्द आया है और झरता का अर्थ होता है डाली से नीचे गिरना। सदियों, सदियों का अर्थ होता है सैकड़ों वर्षों। और ये शब्द है लोकती है। लोकती शब्द का अर्थ होता है पकड़ती है या ग्रहण करती है। और वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। यहाँ पर जो है ये वृद्ध, बूढ़ा लिखा हुआ है, तो वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। पद, पद का अर्थ होता है गीत, पद का अर्थ होता है गीत। और परे, परे का अर्थ होता है दूर। और ये जो शब्द है अनंत, जो अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो।
देखिए इसका अर्थ देखिए बच्चों, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है। देखिए इसमें कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि टहनियों में फूल खिलता है और पक कर के नीचे गिर जाता है, और इसीलिए शब्द से फूल की तुलना नहीं की जा सकती। कवि कहते हैं कि फूल विकसित होने पर खिल जाता है और कुछ समय के पश्चात मुरझाकर डाली से गिर जाता है, और उसी के साथ उसका जो रूप है, रस है, गंध है, वो सब समाप्त हो जाता है। इस फूल का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फूल शब्द की भांति अनंत अजर अमर नहीं है। जो फूल होता है वो कुछ समय के लिए उसका सौंदर्य रहता है, उसकी रस रहता है, उसकी गंध रहती है, और फिर एक समय आता है जब फूल नष्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारी भाषा है वो अजर है, अमर है, यानी ना कभी वो बूढ़ी होती है, ना कभी वो मरती है, क्योंकि शब्द एक बार विकसित हो जाने के पश्चात अमर हो जाता है और उसके रूप, रस, गंध में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। आगे देखिए कवि कहते हैं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ बच्चों, कवि कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं और सारे काम क्षण भंगुर हैं, यानी कुछ पल में ही नष्ट हो जाने वाले हैं। कुछ पलों, दिनों अथवा वर्षों तक उनका अस्तित्व इस संसार में रहता है। मतलब कुछ समय के लिए सभी क्रियाएं रहती हैं, कुछ काम रहते हैं, लेकिन एक समय होता है जब वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कुछ समय के पश्चात वे सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे यदि आज कोई बच्चा गेंद उछालता है तो उसकी वह क्रिया अधिकतम 1-2 शताब्दी तक ही अस्तित्व में रह सकती है। शायद उसकी वह क्रिया तब तक स्मरण में रहकर अस्तित्व में रह सकती है जब तक वह बच्चा इस संसार में जीवित रहे। उस क्रिया को देखने वाले उसके माता पिता आदि परिजन जीवित रहें। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि गेंद उछालने वाला बच्चा वह जब अपनी उस क्रिया की यादों को अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएगा और उस पीढ़ी का व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी की किसी बच्ची को यह बता दे, तो इस प्रकार ये बालक के गेंद उछालने की जो क्रिया है, जो काम है, 1-2 शताब्दी के बाद तक किसी बच्ची के द्वारा देखा, समझा अथवा जाना जा सकता है। वह क्रिया सदैव के लिए लोगों के व्यवहार में लाई जाएगी और ना समझी जाएगी और ना जानी जाएगी। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो ये छोटा सा एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे कोई बच्ची गेंद उछालती है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा उस गेंद को पकड़ लेता है, तो ये जो क्रिया है वो कुछ समय के लिए यादों में रहेगी। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो इस घटना को अपने दूसरे बच्चों को बताएगा कि मैं बचपन में इस तरह से गेंद उछालता था और एक बच्चा उसको पकड़ लेता था, तो ये जो यादें हैं वो कब तक रहेंगी? जब तक वो दूसरे बच्चों को बताएगा, फिर वो बच्चे दूसरे बच्चों को बता देंगे और इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि ये यादें जो हैं समाप्त हो जाएंगी। आगे है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा भूगोल और इतिहास से परे किसी दलान में बैठा हुआ, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा। बच्चों इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है जैसे कि कोई परिवार होता है, उसकी कुछ यादें होती हैं, या तो वो यादें अगर वो अपने परिवार के बच्चों को बता देते हैं तो तब तक तो वो यादें रहती हैं। लेकिन अगर बहुत समय के बाद फिर दूसरी पीढ़ी आ जाती है तो दूसरी जो पिछली पीढ़ी होती है उनकी सब बातें समाप्त हो जाती हैं, फिर नई पीढ़ी की बातें शुरू हो जाती हैं। तो जो हमारी पुरानी पीढ़ी होती है उसकी बातें आगे 1-2 पीढ़ी के बाद भूल जाते हैं। अब जैसे हम याद करें कि हमारे जो दादा परदादा वो क्या बातें करते थे, क्या काम करते थे, वो सब हम भूल चुके हैं, है ना, हमें कुछ भी याद नहीं है। तो इस तरह से कवि ने बताया है कि जो घटनाएं होती हैं, जो अतीत की घटनाएं होती हैं, वो एक समय आने पर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन भाषा एक ऐसी चीज़ है जो भाषा कभी नहीं मिटती, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। आगे वो कहते हैं कि शब्द की जो प्रवृत्ति होती है वो क्रिया से सर्वथा अलग होती है। वह इतिहास और भूगोल की सीमाओं से दूर है, परे है, क्योंकि वह एक बार जब अस्तित्व में आने के पश्चात कभी इतिहास अतीत नहीं बनता, सदैव वर्तमान रहता है। मतलब जो भाषा होती है, भाषा
का कभी भूतकाल नहीं होता, कभी अतीत नहीं होता, वो सदा वर्तमान में ही रहती है। ऐसे ही देश जाति की भौगोलिक सीमाएं उसको अपने बंधन में नहीं बांध पाती, वरन उसका प्रयोग, उसका विस्तार अनंत है, सर्वकालिक है। उन्होंने बताया उदाहरण के लिए कि इस प्रकार इसको समझा जा सकता है। उन्होंने जो उदाहरण बताया है कि आज एक मृत प्राय बूढ़ा किसी कविता अथवा गीत को गुनगुनाता है। मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति जो मरने वाला है वो किसी गीत को गुनगुना रहा है, तो उसका वह गीत उसके मरने के बाद ही समाप्त नहीं हो जाता। वह बूढ़ा मर जाएगा, लेकिन जो उसने गीत गाया है वह गीत हमेशा उसके साथ रहेगा। उसे अनंत काल तक, अनंत पीढ़ियों के लोगों के संध्या काल यानी उस वृद्धावस्था में मृत्यु पर्यंत तक गाया जाएगा। वह किसी बालक के द्वारा गेंद उछालने की क्रिया की भांति किसी अगली पीढ़ी के प्रथम व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता। वह गीत तो एक बार गाए जाने के पश्चात भले ही उस पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति बूढ़े ने गाया हो, वह प्रत्येक देश काल अर्थात भूगोल की सीमाओं से परे जाकर प्रत्येक पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार अपने दलान में बैठकर गाया जाता है। यहाँ पर कवि का अभिप्राय है कि जो गीत होता है वो उसके जो शब्द होते हैं वो कभी नहीं मरते, वो हमेशा से अनंत रहते हैं, शाश्वत रहते हैं और एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी के तक वो हमेशा बने रहते हैं। जैसे कोई घटना होती है, आदमी घटना को भूल जाता है ना, लेकिन ये जो गीत होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, जो एक बार मुख से निकल जाते हैं, ये हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि वह गीत कभी इतिहास अतीत नहीं बनता, वरन उसकी सीमाओं से परे जाकर सदैव वर्तमान बना रहता है। जैसे बच्चों, कोई पुराना गीत है वो कभी तुम्हारे दादा परदादा ने गाया होगा, लेकिन आज भी जब उसको गाते हैं तो आज के नए बच्चे भी गाते हैं ना, तो वो जो गीत होते हैं वो हमेशा के लिए सदैव अमर हो गए हैं। उनके जो शब्द हैं वो हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन कोई घटना जो तुम्हारे दादा परदादा ने की होगी वो सब हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जो गीत उस समय के हैं, पुराने ज़माने के जो गीत हैं वो आज भी अमर हैं। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि संसार में सब कुछ नाशवान है। एक दिन वह गेंद उछालने वाला बच्चा रहेगा, न वह गीत गाने वाला बूढ़ा, न गेंद रहेगी, न फूल, न ही वह दलान रहेगा जिसमें बैठकर बूढ़े ने गीत गुनगुनाया था। फिर भी गीत के रूप में कहे गए शब्द सदैव वर्तमान बने रहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा कभी नहीं मरती, वह अजर है, अमर है और अनंत है। संसार में केवल भाषा, शब्द ही अनंत और अमर है, और जो कुछ बचा हुआ है, जो शेष है, वो सब कुछ नाशवान है। इसीलिए तो कवि ने जो ये कविता लिखी है उसका ये पूरा सार यही है कि टहनियों में फूल खिलता है और फूल खिल करके नीचे गिर करके सूख जाता है, इसलिए शब्द से फूल की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि शब्द सदैव अर्थवान बने रहते हैं। इसी तरह संसार के अनेक कार्य संपन्न होते हैं, किंतु वे सब सीमित काल के होते हैं। जैसे एक बच्चा गेंद उछालता है, वह सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। एक बच्ची गेंद को अपने हाथ से लपक लेती है, ये परंपरा चली आ रही है। ये सब कार्य हैं और होते आ रहे हैं। एक वृद्ध व्यक्ति परंपरा से गीत गा रहा है, वृद्ध हो रहे हैं, लोग उसे दोहराते चले आ रहे हैं। सब लोग जो वृद्ध हो रहे हैं अपनी दलान में बैठे, ये कार्य जो इतिहास और भूगोल से संबंधित निरंतर दोहराए जाते हैं, सभी जन्म लेने वाले मनुष्य बच्चे से वृद्ध होकर समाप्त होते जा रहे हैं। भविष्य में न बच्चा रहेगा और न वृद्ध व्यक्ति, न गेंद रहेगी, न फूल सुरक्षित रहेगा और न ही दलान सुरक्षित रहेगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, किंतु क्या रहेगा? हमेशा रहेंगे शब्द, क्योंकि भाषा तो हमेशा से अमर है। वह सदैव अस्तित्व में रहेगी, क्योंकि भाषा जो है कभी नहीं मरती, वो हमेशा अमर है, अजर है, अमर है। वह कभी शब्द जो है कभी समाप्त नहीं होते। तभी तो बच्चों कहा भी जाता है कि जब भी मुख से कुछ शब्द बोलो, कुछ सोच समझ के बोलो, क्योंकि मुख से एक बार जो शब्द निकल गए वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इसलिए जब भी मुख खोलो कुछ ऐसा बोलो, मीठा बोलो, ताकि दूसरे के हृदय को जो है अच्छा लगे, बुरा न लगे। जब तुम कुछ बोलो तो दूसरों का दिल न दुखे, किसी का अपमान न हो, क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये जो ध्वनि है वो अमर है,
एक बार उत्पन्न होने के बाद उसका कभी नाश नहीं होता और इस तथ्य को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। इसलिए ध्वनि को अक्षर कहा जाता है। कवि ने इस वैज्ञानिक तथ्य को कविता में उदाहरण के रूप में व्यक्त भी किया है और कविता में फूल, बच्चा, गेंद, बच्ची, बूढ़ा और दलान शब्दों का प्रयोग संसार की विभिन्न वस्तुओं और क्रियाओं को जीवन अवधि को दर्शाने के लिए किया गया है। कवि ने इनके द्वारा स्पष्ट किया है कि कोई वस्तु फूल और बूढ़े की तरह 1-2 दिन में ही नष्ट हो जाती है, तो कोई बच्चा, गेंद, बच्ची, दलान की इस तरह के कुछ वर्षों अथवा शताब्दियों के बाद ये सब नष्ट हो जाते हैं। शाश्वत कुछ भी नहीं है। शाश्वत कुछ है तो वो है भाषा, जो अमर है, अजर है। इस कविता में भाषा सरल और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। इसमें रस शांत है और गुण प्रसाद है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में भाषा एकमात्र अनंत है इस कविता का अर्थ समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, क्योंकि इससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचता है। धन्यवाद।